अगले टायर पे लगाऊं ना यार, मेरा ना उंगलियां जम रही हैं जी मेरी। तो मालूमात तो करना था ना। उन्होंने तो मना किया था। मेरे पाँव की ना उंगलियां सुन्न हो गई। इस तरह के मौसम में डर होता है फ्रॉस्ट बाइट का। मुझे आप लोगों को अपना ट्रिप का टोटल खर्चा बताने के लिए ना घर जाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि नारायण बाबू सर वाला रूट ले रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमें रास्ते में कहीं ना कहीं बर्फ देखने को मिल जाएगी। लेकिन बुरी बात यह है कि मेरे पास पैसे भी ऑलमोस्ट एंड हो रहे हैं। अभी आपको लड़का बड़ा खुश नजर आ रहा होगा, लेकिन इसे खुद नहीं पता इसके साथ आगे क्या होगी। बाकी चाइना बॉर्डर से कल हम सीधा जगलोट आ गए थे और फिर रात को इस होटल में आके हमने नाश्ते किया था। 4000 रुपए में हमें यहाँ पे रूम मिल गया था। जगलोट से सुबह हमने अपना अर्ली मॉर्निंग सफर शुरू कर दिया था और मर्जी तो ये थी कि 10 बजे बेसर जाके नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह का टाइम था जिस वजह से रश बिल्कुल भी नहीं था, तो अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही थी। रायकोट तक रोड जो है वो ठीक है। जैसे रायकोट से आप मूर्तियां चलाते रहे तो शुरू में तत्तापानी का सेक्शन आता है और यहाँ से 4-5 किलोमीटर रोड का टॉर्चर है। मतलब रोड सारे टूटा हुआ है और खतरनाक किस्म का रोड है, क्योंकि बारिश में यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, बारिश एक दिन पहले हुई तो थी लेकिन कुछ इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, जिस वजह से मेरा रास्ता क्लियर मिला। यहाँ पे रास्ता बंद है और बंद क्यों उसकी कोई सही रीजन नहीं बता रहे। और दूसरा रास्ता ये वाला है, ये 0 पॉइंट, मतलब यहाँ से जो रास्ता जाता है वहाँ पे दासू बिशाम वाली साइड पे ये वाला रास्ता है। और यहाँ से मेरे जाने की मर्जी नहीं है। अभी टाइम तकरीबन 7 बजे है, हाँ 8 बजे हैं, और वो कह रहे हैं 10 बजे इस जगह पे कोई धरना भी आज होना है। तो अब सोच रहे हैं कि इधर से जाएं या इधर से जाएं। इधर से ये है कि सेफ है ये वाला, नहीं अभी समझ आ रहा कुछ। और यहाँ से भी वो कह रहे हैं कि कोई पता नहीं है कि खोले ना खोले। हमारे अलावा यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट थे जो हमसे भी पहले यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। और तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद मैं भी बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था कि हमें यहाँ से जाने दिया जाएगा। और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह कोई स्वाब लगाए और हमें यहाँ से आगे जाने दें। तभी एंट्री हुई भाई साहब की। ये कौन थे, इनका क्या नाम था, कुछ भी नहीं पता। ये कोशिश कर रहे थे कि इनको यहाँ से आगे जाने दिया जाए। तो पापा ने इनके पास जाके इनको पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये लोग यहाँ से जाने देंगे या फिर हम लोग दूसरा रूट ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप अपनी गाड़ी में जाके बैठे, मैं 10 मिनट तक यहाँ से निकलूंगा और मैं आपको इशारा करूंगा तो आप लोगों ने मेरे पीछे गाड़ी ले आनी, इनको मैं कह दूंगा। और वही बात हुई, तकरीबन 10 मिनट बाद इनको उन्होंने छोड़ा पुलिस वालों ने, और साथ ही हमने इनके पीछे गाड़ी कर दी। तो पुलिस वालों ने हमें रोका नहीं, इन्होंने कह दिया कि इनको भी आने दो, मेरे साथ है। मुझे उस रास्ते पर रोड जाना था, वो मेरा तो दे मेरा ऐसे तो जैसे सांस ही ऐसे नहीं आ रही, जैसे खुटली हो रही होती ऐसे था मुझे। दूसरे रास्ते से यहाँ मेरा मतलब था केकेचला रूट, क्योंकि इस पूरे ट्रिप पे सिर्फ एक ही दुआ थी कि हम उस रूट से वापसी घर ना जाना पर बाबूसर वाले रूट ले। 0 पॉइंट से बाबूसर टॉप का ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 40 किलोमीटर बनता है। खुशी बहुत ज्यादा थी लेकिन थोड़ी देर की, क्योंकि तकरीबन 15 किलोमीटर सफर करने के बाद फील हुआ कि सामने से गाड़ियां नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वहां से भी रास्ता बंद किया हुआ है। 25 किलोमीटर मजीद आगे आए तो अंदाजा हुआ कि आगे वेदर बहुत ज्यादा खराब है। और मजीद 10 किलोमीटर सफर करने के बाद हमें ठीक ठाक स्नो मिली, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। स्नोफॉल अभी स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये था इतनी ज्यादा स्नो नहीं थी, मतलब 1 इंच भी नहीं थी स्नो। तो हमें ये था कि अभी रोड पे इतनी स्नो नहीं है तो आगे की तरफ ही जाते हैं, पीछे तो जा नहीं सकते। लेकिन ये आज के दिन की हमारी सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि पूरे ट्रिप की सबसे बड़ी गलती थी। बाबूसर के आखिरी 5 किलोमीटर मुसलसल चढ़ाई है। चढ़ाई तो है ही है, ये चढ़ाई पे मोड़ बहुत ज्यादा है। 4x4 हमने पीछे लगा लिया था, जिस वजह से हमारी काफी बचत हो रही थी। लेकिन तकरीबन आखिरी 4 किलोमीटर पहले फील हुआ कि जैसे गाड़ी ना आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होना शुरू हो गई है। और जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो यहाँ पे हुआ। जैसे जैसे आगे जा रहे थे स्नोफॉल तेज होती जा रही थी, और स्नोफॉल तेज तो हो ही रही थी, टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हुआ और सड़क पे ब्लैक आइस आ गई। और सबसे ज्यादा ड्राइविंग खतरनाक हो जाती है ब्लैक आइस पे। लेकिन ब्लैक आइस का हमारे पास सोल्यूशन तो था, इतनी परेशानी बनेगी हमारे लिए उसका आइडिया नहीं था। अगले टायर पे लगाऊं ना पापा, अगले टायर पे लगाऊं पापा, अगले टायर पे लगाऊं, अगले टायर पे लगाऊं। ब्लैक आइस पानी की पतली सी लेयर सड़क पे जम गई होती है और ये शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर बर्फ होती है और इस पे बहुत ज्यादा स्लिप होती है गाड़ी, और ब्रेक लगाई भी गाड़ी मुश्किल से रुकती है। तो इस पे सोल्यूशन होता है स्नो चेन का, लेकिन इतने माइनस टेम्परेचर पे स्नो चेन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टायर के नीचे दो। को पत्थर बड़ा ढूंढ लेने दे मुझे।
किधर है गुटखा? किधर है? डब्बे में? ये इसको पड़ी हुई है, वो चेन निकाला। गुटखा देना। ये लकड़ी का पीस इसलिए रखते हैं कि टायर थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो चेन लगाते हुए आसानी, और पत्थर इसलिए रखा कि अगर गाड़ी स्लिप हो खुदा ना खास्ता तो ये कर रुक जाए। थोड़ा सा कर ले, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे करेगा और बस ठीक है। लग गई है हैं? पकड़ो पंजी कॉर्ड। ये ले। ये ड्राइविंग साइड के टायर पे तो चेन बड़ी इजीली लग गई थी। तकरीबन हमें 12 मिनट लगे होंगे चेन बिल्कुल फिक्स करते हुए। ये गुजर जाएगा। ये वही प्राडो जिन्होंने हमें 0 पॉइंट सुबह क्रॉस करवाया था, और इनसे आगे नहीं जाएगा क्योंकि इनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी और इनके पास नो चेन भी नहीं थी। हमारी मर्जी थी कि हम इसे टोचन करके ऊपर ले जाते हैं, लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं, हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी है तो हम भी तंग होंगे और आप भी तंग होंगे, तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ से वापसी जाते हैं। लेकिन हमारी मुश्किलें अभी आसान नहीं थी क्योंकि हम वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकते थे, और स्नो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसके अलावा ब्लैक आइस भी बढ़ गई थी, और अभी एक टायर भी पड़ा हुआ था और सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। काम बन रहा, हाथ काम छोड़ रहे हैं यार, सर्दी बहुत है। बस ये थोड़ी एक चेन रह गई है। मेरे पाँव सुन्न हो गए हैं, आपके भी हो गए होंगे हैं? टेम्परेचर नीचे जा रहा है। चलो मैं ऐसे मारूंगा। इस मौके पे आके मुझे फील हुआ कि मेरी पाँव की फिंगर्स जो है वो मूव तो कर रही हैं, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो गया कि फ्रॉस्ट बाइट ना हो रही हो। उंगलियां हिल तो रही थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। ये फंस कर रही है। अब करें, लग गई रस्सियाँ दूँ? शुक्र है। यहाँ पे मेरे लेफ्ट पाँव में दर्द शुरू हो गई थी, और थोड़ी देर बाद मुझसे पता कि बैलेंस भी नहीं हो रहा था। पैर मैं रख भी रहा था तो मेरे पैर ऐसे था जैसे है ही नहीं। तो फिर पापा ने मुझे कहा कि तुम जाओ जल्दी से गाड़ी में जाके बैठो। मेरे पाँव की ना उंगलियां सुन्न हो गई। इस तरह के मौसम में डर होता है फ्रॉस्ट बाइट का। चप्पल पहनी हुई थी, अब की है। हीटर में पाँव करते थोड़ा सा आराम तो आ गया था, लेकिन दिल ये भी नहीं मान रहा था कि मैं ऐसे अंदर बैठूँ और पापा अकेले चेन लगाएं। तो फिर जैसे तैसे मैं हिम्मत करके दोबारा से बाहर निकला, लेकिन ये था कि मेरे बाहर निकलते तक पापा ने काफ़ी हद तक चेन जो थी ना वो लगा ली थी। सिर्फ लास्ट के बंजी कॉर्ड्स रह गए थे, तो फटाफट हमने लास्ट के बंजी कॉर्ड्स लगाए, और पापा ने मुझे कहा कि सामान समेटो सारा अपना। डब्बा बर्फ से भर गया है। ये पानी है, ग्रीजल है, क्या है? गंदा हो जाएगा सारा कुछ ही। करे आगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ उठा लिया था, लेकिन वो लकड़ी का पीस मैं यहीं पे भूल गया था। मुझे याद नहीं रहा था कि इसको भी उठाना है। शूज हम लोग लेके आए थे अपने साथ इस टूर पे, लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि चाइना बॉर्डर से वापसी पे हमने वो छत पे पैक कर दिया कि अब हम वापसी भी जा रहे हैं तो हमें शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर शूज़ हमारे पास होते भी तो वो भी गीले हो जाने थे। शूज़ से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। यहाँ तो वो हमारे जो वाटरप्रूफ शूज़ हैं वो होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट ज़ाया हुए, लेकिन एक अगला सफ़र चेन लगाने से हमारा काफ़ी आसान हो गया था।
मैं इस मौके में बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि साइडों पर स्नो के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और थोड़ी सी भी अगर गाड़ी इधर उधर होती तो कुछ नहीं पता लगना था कि गाड़ी कहाँ पे जाएगी। और एक डर ये भी था कि अगर गाड़ी यहाँ पे फंसी तो फिर 6 माह यहाँ फंसी रहेगी। लेकिन पापा बिल्कुल चिल थे, मतलब आराम से ड्राइविंग कर रहे थे, पापा को कोई टेंशन नहीं थी। और पापा को देखकर मैं भी रिलैक्स हो गया, जो गाड़ी चला रहे हैं उनको टेंशन नहीं है तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वापस करते हैं भाई, आगे नहीं? कोई चांस नहीं है वापस करने, अच्छा रिवर्स करने को भी मोड़ते हैं। चले हम पैदल नहीं आ सकते, तुम लोगों को क्या वो है? चले ठीक है। वापस करते, वापस शाबाश। कहाँ से मोड़े? वो मालूमात तो करना था ना, उन्होंने तो मना किया था। सबसे इतना गाड़ी अपना जान यहाँ पे मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं नीचे उतर के गाड़ी रिवर्स करवा दूं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रिवर्स करना भी काफी खतरनाक काम था। अगर आप बाबू साहब टॉप उतरे तो आपको अंदाजा होगा कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पानी गुजर गुजर के नालियां बनी हुई, जिसमें भी टायर गया तो काम खराब होगा। लेकिन ये कि पापा ने जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके यहाँ से गाड़ी रिवर्स कर ली। अब बाबूसर बंद हो गया, बंद हो गया था, हम ऊपर जाए, अब ऊपर कोई भी नहीं है। अभी कोई भी नहीं। चले अल्लाह खैर करे। ऊपर इस वक्त इधर कम आता है, ऊपर इतना बड़ा बड़ा है। चले बस हमने जब चलते हैं बात। ये टायरों का हवा थोड़ा कम, जब आपका चेन है। हाँ जी, किस्मत में नहीं था जी, 1 किलोमीटर पहले सिर्फ। पर इसमें भी गोला की बेहतरी होगी। और ये है कि अब हम लोग ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते हैं। दुआ तो यही है कि सेफली नीचे जहाँ पे बर्फ खत्म होती है वहां तक पहुंचे, क्योंकि बर्फ में उतरना ज्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन ये रिस्क लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था और हमारी मुश्किलें भी मजीद बढ़ती जा रही थी। हमने यहाँ पे चेन बांधी थी और यहाँ पे ट्रैक बिल्कुल खत्म हो गया है, मतलब कि अंदाजा नहीं है रोड का। तो इस तरह की जगहों पे ना उतरते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन ये कि वो पापा का एक्सपीरियंस है तो उनको पता है कि किस तरह गाड़ी चलानी है। ये भी तजर्बा हो गया कि मतलब एक आधे घंटे में पूरा सारा खत्म हो जाता है बर्फ। अभी आते हुए यहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी और ये ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है। अभी हमें बचत ये है कि हमने 4x4 लो पापा ने लगाया हुआ, तो पापा ने इस तरह ब्रेक और रेस दोनों से पैरों चाहे पर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ना खुद ही नीचे उतर रही है, तो ये फायदा हो जाता है लो गियर का। हमें तकरीबन 7 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ा था स्नो चेन लगा के। 7 किलोमीटर बाद फील हुआ कि यहाँ पे ब्लैक आइस जो है ना ऑलमोस्ट एंड हो गई है और जो खतरनाक मोड़ थे वो भी हम खत्म कर आए थे। तो फिर यहाँ पे हमने सोचा कि स्नो चेन उतार लेते हैं, क्योंकि स्नो चेन जो है वो टायर भी डैमेज करती है। और जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हमारे पैसे भी थोड़े हैं, तो यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते थे अपना टायर डैमेज कर लेगा, क्योंकि टायर भी नया नहीं लिया जाना था हमसे। इसलिए अब उम्मीद है कि आगे रास्ता सीधा सीधा ही है। तो 4x4 लो के साथ ऐसा सोचे कि चेन की अल्लाह करे जरूरत ना ही पड़े। अब वरना पड़ी तो फिर लगा लेंगे, यही है। वरना वो टायरों का आपको जैसे बताया डिस्क होते हैं। ढीले हो गए कपड़े आपके। अब लोग मुझे गालियां देंगे कि तुम्हारे वालिद साहब ने चेनें उतारी है, तुम वीडियो बनाने में लगे थे। एंजॉय किया, गालियां मुझे पड़ेगी, कहेगा कि तुमने ऐसे किया वैसे किया, जैसे हर दफा कहती है। अल्लाह ताला रहमत करे। जोर लगा, सांस चढ़ गए। अगर ये ऐसा जल्दी थी कि बर्फ से पहले पहले निकल जाए। दूसरा, मैं आप लोगों को आज का भी मैंने बताया नहीं है, अगर आप रेगुलर देखते हो तो आपको बताऊं, जो ये ट्रैवलिंग का शौक है ना, ये मेरे वालिद साहब को है। मुझे जो शौक है, जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये कंटेंट क्रिएशन है, मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो किस तरह बन सके। जो ये वो होता है ना, हर मतलब एक हफ्ते बाद या 4 दिन बाद यार कहीं ट्रैवलिंग करके आए, जहाँ कहीं यार घूमने को दिल कर रहा, पहाड़ देखने को दिल कर रहा, वो शौक है मेरे वालिद साहब के। और मैं वीडियोस बना लेता हूँ, उससे मेरा ये होता है कि चलो जिन्होंने खुद ट्रैवलिंग करनी है उनको भी भला हो जाए, मेरे वालिद साहब का भी शौक पूरा हो जाए। इस तरह है। अब नीचे जाके चाय वाय पियेंगे? नहीं, ये बताना नहीं है ना, दिखाएंगे ये। हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ था, तो हमने डिसाइड किया कि जो ये दासू बिशाम वाला पैच है ये दिन में गुजार देते हैं। तो 0 पॉइंट आके हमने अपनी गाड़ी का रुख किया सिल्क रूट की तरफ। तकरीबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर बाद चलास आता है। यहाँ से आगे ना पेट्रोल आपको भी शाम में जाके मिलेगा, बीच में पेट्रोल पंप नहीं आता है, लेकिन वो ना हो बराबर है, वहाँ पे कई दफा तेल नहीं मिलता, तो अपने यहाँ से पेट्रोल डलवा लेना है। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की थी, लेकिन वो हमने एडिनॉल डाल दिया पापा ने, तो अब उम्मीद है कि पेट्रोल वगैरह सारा पूरा है। अब बस आगे की रास्ता बंद ना मिले, सबसे ज्यादा देनी टेंशन यही है। अब चलास से दासू का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 130 किलोमीटर है। इसमें रोड कंडीशन की बात करें तो जो पहले 7 किलोमीटर ट्रैवल है वो बड़ा आसान है, आपको एक आधा खराब पैच तो मिलेगा, लेकिन इतने इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जो अगले 70 किलोमीटर है ना,
वो बहुत ज्यादा आपको खपा देती हैं। उसके पीछे रीजन ये कि एक तो ये रास्ता दिन में मल्टीपल टाइम्स पे बंद होता है, सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है, दोपहर 1 से 3 बजे तक, उसके बाद फिर शाम में खुलता है 5 से 7 बजे तक। एग्जैक्टली इस जगह पे रास्ता बंद करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, हम तकरीबन 1 बजे यहाँ पे पहुंचे थे और 1:15 रास्ता जो था वो खोल दिया था इन्होंने। अब हमारे पास 2 घंटे थे और हमने इस 2 घंटे में तकरीबन 7 किलोमीटर ट्रैवल करना था, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। ऊपर से फिर यहाँ पे ट्रक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे रास्ता लेना भी काफी रिस्की हो जाता है। और वो ट्रक वाले जो है वो कई दफा जानबूझ के रास्ता देते भी नहीं, उस वजह से भी आपका काफी टाइम वेस्ट होता है। रोड ये सारे टूटा हुआ है, तो अगर आपने अपनी कार पे आना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी है अपनी कार की, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी सफर को गुजारे, क्योंकि 2 घंटे में करने होते हैं 70 किलोमीटर। और फिर ये होता है कि अगर रास्ता बंद होगा तो फिर सारा दिन यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। ये रोड भी रिस्की है क्योंकि इस पे आपको मल्टीपल पैचेस मिलेंगे जहाँ पे काम हो रहा है, और यहाँ पे लैंडस्लाइड वाले पैचेस भी बहुत ज्यादा है। अभी हमारी किस्मत अच्छी थी, उस दिन बारिश भी हुई थी जिस वजह से मिट्टी नहीं उड़ रही थी और मौसम भी ठंडा था, वरना नॉर्मली यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है और मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही होती है। तो ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है इस रूट पे ट्रैवल करते हुए। अब मेन लाइन हमारी ये वाली है और ये साहब ने यहाँ पे गाड़ी लगा के सिर्फ डबल लाइन लगा दी है। तो ये छोटे छोटे मसलों की वजह से ना यहाँ पे बहुत मतलब क्या बोलूं जलालत होती है। इन्हीं सारी बातों की वजह से सुबह मेरी जान जा रही थी गाड़ी इस तरफ ले जाने की, कोई यहाँ पे यही सारे मसले, इस वजह से मैं इस रास्ते से बहुत चालू हूँ, दिल ही नहीं करता यहाँ पे आने का मेरा। लेकिन हमारी किस्मत में यहाँ से जाना लिखा हुआ था। बाकी 10 किलोमीटर पहले यहाँ पे आपको हमेशा ही ट्रैफिक जाम मिलता है। उसके पीछे रीजन ये कि यहाँ पे एक टनल भी बन रही है और ट्रक्स की वजह से यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है और हमें हर दफा यहाँ पे ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। बाकी ये वो भूटिया टनल है और ये अभी बना रहे हैं, टनल पूरी तरह बनी नहीं है, लेकिन एक इसमें आपने बहुत ज्यादा एहतियात से गाड़ी चलानी, क्योंकि उसमें ओवरटेकिंग करते हुए रास्ता लेते और देते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। दासू शुरू होते भी आपकी टेंशन खत्म नहीं होती, क्योंकि ये मेन दासू का जो बाजार है इसमें आपको मोस्टली ट्रैफिक जाम मिलता है और यहाँ भी आपको थोड़ी देर फंसना पड़ता है ट्रैफिक में, तो ये भी आप माइंड में रखेगा। बाकी नाइस्टे आपके पास है यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। नेटवर्क इस रूट पे जहाँ की चलता है वो एस्कॉम का चलता है, यहाँ टेलीनॉर का चलता है, तो ये भी अपने माइंड में रखिएगा। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बस ये आपको बोलूंगा कि अगर इस रास्ते पे आपने ट्रैवल करना है बहुत ज्यादा हौसले के साथ करना है, स्पेशली अगर कार पे है। समर नाले से दासू तक बीच में कोई पब्लिक वॉशरूम्स वगैरह भी नहीं आते, जंगल पानी निजाम है और दासू क्रॉस करके भी कोई खास इतने कोई नहीं, और ट्रक और इस तरह के होते हैं, मतलब कि वही सिलसिला है। तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, फैमिली अगर साथ हो खास तौर पे उस सूरत में। इसमें मल्टीपल चेक पोस्ट भी आती है जहाँ पे आपसे सेम सवाल पूछा जाता है कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो और क्या नाम है। बाकी दासू के बाद जो हमारी अगली मंजिल होती है वो भी शाम है और तकरीबन 80 किलोमीटर का ट्रेवल डिस्टेंस है दासू से बिशाम तक और 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि रोड फिर आगे भी दासू के बाद ना बिशाम तक ही ठीक है। लेकिन क्योंकि उस दिन हमारा बैड लक चल रहा था तो रोड पे बारिश हो रही थी और जैसी शाम हुई तो बारिश तो थी, उसके साथ फोग भी आ गई जिसमें विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 थी। उसके अलावा यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा था, मल्टीपल पैचेस ऐसे है जिसपे थोड़ी थोड़ी लैंडस्लाइड हुई भी थी, लेकिन पापा ने ड्राइविंग कंटिन्यू रखी और किसी न किसी तरह हम लोग बिशाम पहुंच गए। हम लोग लगा था कि हम लोगों को शाम पहुंचते 11 बज जाएंगे रात के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से आ गए हैं। तो अब पहले मर्जी थी कि शाम जाके खाना खाएंगे, रूम लेंगे और सो जाएंगे, लेकिन अभी टाइम बहुत पड़ा है और अब थोड़ा सा ना नीयत खराब हो रही है, तो मर्जी बन रही है कि यहाँ से ना फैसलाबाद के लिए ना निकल जाए। अभी मैंने चेक किया गूगल पे तो 500 समथिंग किलोमीटर सफर आ रहा है और गूगल कह रहा है कि आप रात को 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। 3-3:30 बजे तक भी पहुंचा तो ठीक है। और चाय पीने के बाद हमारी थकावट, नींद और सुस्ती भी उतर गई थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि अगर जहाँ भी पापा को नींद आएगी वो सो जाएंगे, मैं गाड़ी चला लूंगा, और जहाँ फिर मुझे नींद आएगी मैं सो जाऊंगा तो पापा गाड़ी चला लेंगे। तो थोड़ा सा पुश करते हैं। तो फिर शाम से थाकोट तक ना हमें थोड़ा सा विजिबिलिटी इशू बना बारिश की वजह से, लेकिन थाकोट क्रॉस करती ना रोड जो था वो साफ हो गया था, मतलब विजिबिलिटी इशू नहीं था। और थाकोट के बाद आपका टॉर्चर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे आप थाकोट क्रॉस करते हैं तो उसके बाद फिर जो हजारा एक्सप्रेसवे है वो शुरू हो जाती है। है कुछ है हमने तकरीबन कल रात को खाना खाया था 9 बजे और फिर तकरीबन 24 घंटे बाद हम खाना खा रहे हैं। आज दिन में हमने सोचा था नाश्ता बेसर जाके करेंगे, लेकिन बेसर में आपके सामने जाया ही नहीं गया। तो दोपहर में ये था कि रास्ता ना बंद हो जाए, इसलिए कोई दासू में कहीं भी नहीं रुके और अब आके खाना खाया। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमने आपसे ट्रैवल करना, तो मैं उनको एक ही बात करता हूँ कि मेरे साथ ट्रैवल में आप थोड़ा सा तंग होंगे। तो जो मैं कहता हूँ ना तंग होंगे, वो यही रीज़न है, क्योंकि पता नहीं होता कि कब नाश्ता कर रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं। बाकी अब यहाँ से आखिरी का सफ़र है, अल्लाह खैर करे। अगर तो कोई ज़रूरी हुआ तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा, वरना मैं सीधे आपको घर जाके मिलता हूँ।
तकरीबन 23 घंटों में हमने सारा सफ़र किया है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आखिरी में आके मैंने तकरीबन 100 गाड़ी चलाई है, वरना ये जो टोटल हमने ये 6 दिन में 2700 किलोमीटर सफ़र किया, इसमें मैंने 100 चलाई है, बाकी सारे पापा ने गाड़ी चलाई है। और खर्चे की बात करें तो इसमें जो मेरा टोटल खर्चा हुआ है, मैं इस दफ़ा बजट लेकर लग रहा था इस ट्रिप का तकरीबन 1 लाख, और जो मेरा खर्चा हुआ है वो हुआ 1,11,000। 74,000 का लगा पेट्रोल जिमी का, और 37,000 हमारे खाने पीने का और होटलों का खर्चा। 4 नाइट स्टे थे इसमें, और 2 दिन तो मतलब कि जाते हुए भी हम नॉन स्टॉप गए थे, और अभी आज भी नॉन स्टॉप आया तो 2 रातें बच गई, तो थोड़ा सा किराया बच गया। उसके अलावा ये कि हर ट्रिप के बाद जिम्मी कुछ दिनों के लिए मैं बैंकरप्ट कर देती है लेकिन कोई नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा, अल्लाह खैर करे। और कल मैं चाइना बॉर्डर पे था, और अगर आपने चाइना आज आपने बाबूसर टॉप तो देख लिया, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा चाइना बॉर्डर पे देख ले कि वो स्नो में कैसा होता है।